सभी को नमस्कार। रिकॉर्ड पैदावार के लिए व्हाइट गोल्ड पैटर्न टूर कल्टीवेशन विधि। व्हाइट गोल्ड पैटर्न क्या है? हम पिछले 10 वर्षों से किसानों को अरहर की खेती और प्रबंधन की एक अलग विधि हम पिछले 10 वर्षों से किसानों को बता रहे हैं और उस विधि से लाखों किसानों को बहुत फायदा हुआ है और हमने उस विधि को व्हाइट गोल्ड पैटर्न का नाम दिया है। इस खेती पद्धति एवं प्रबंधन से लाखों किसानों का उत्पादन दोगुना तिगुना हो गया है। इसलिए हमने इस विधि को व्हाइट गोल्ड पैटर्न अरहर खेती विधि नाम दिया है और इससे रिकॉर्ड उपज प्राप्त करना संभव है। अरहर के रिकॉर्ड से हम कितने उत्पादन की उम्मीद कर सकते हैं? यदि प्रकृति ने साथ दिया तो इस पीएन टन से प्रति एकड़ डीएच 15 क्विंटल या 16-17 क्विंटल हो सकती है और कुछ किसानों ने प्रति एकड़ 18 क्विंटल अरहर ली है। प्रकृति की थोड़ी सी मदद और प्रबंधन में बदलाव से रिकॉर्ड उत्पादन आसानी से संभव है। तो आज के लाइव में हम अरहर का पूरा प्रबंधन देखने वाले हैं, रोपण से लेकर कटाई तक सभी प्रबंधन। हम अरहर को एक आशावादी फसल कहा जाता है और अरहर में मैंने बताया कि अगर प्रकृति साथ दे तो हम प्रति एकड़ 15-18 क्विंटल तक उत्पादन कर सकते हैं। हम देखेंगे कि उसके लिए कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक विषय जिसे हम अरहर में कवर करने जा रहे हैं, जिसमें उसमें परिचय, भूमि का चयन, रोपण अवधि, उपयुक्त अरहर किस्म और उसकी विशेषताएं, अरहर रोपण का उचित अंतर है, अरहर उर्वरक प्रबंधन है, अरहर डीरे खुदाई, शाकनाशी, प्रमुख रोग, कीट, कोहरा, पानी प्रबंधन एवं छिड़काव प्रबंधन को हम विस्तार से देखेंगे। तो इस वर्ष किसानों की अरहर की तरफ काफी रुचि दिख रही है। आमतौर पर किसान मौजूदा बाजार कीमतों के आधार पर अपनी अगली फसल की योजना बनाते हैं और इस साल अरहर की बाजार कीमत बहुत अच्छी है। अरहर की बाजार कीमत के बारे में बताना बहुत मुश्किल नहीं है, हम हमेशा बता सकते हैं। हम हर साल कहते हैं कि अरहर का बाजार भाव क्या रहेगा। इस साल भी हमने सितंबर-अक्टूबर में बताया था कि अरहर की कीमत 10,000 से ऊपर जाएगी, लेकिन इस साल इसका क्षेत्रफल बहुत बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए हर किसान को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि 10,000-12,000 भाव अरहर को मिलेगा, तो इस उम्मीद से अरहर का रोपण न करें। अगर आप इसी उम्मीद से अरहर लगा रहे हैं और 12,000 की कीमत की उम्मीद कर रहे हैं तो यह उम्मीद रखना सही नहीं है, क्योंकि इस साल अरहर का रकबा काफी बढ़ रहा है। आप बोलोगे कि शुरुआत में ही हमें नकारात्मक संदेश दे रहे हैं, लेकिन जो तथ्य रह सकती हैं, जो स्थिति रह सकती है, उसके बारे में आपको सूचित करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए अरहर की कीमत 6-7 हजार रुपए हो और प्रबंधन अच्छा हो, उत्पादन अच्छा हो, तो भी यह फसल अच्छी है। यह एक आशाजनक फसल है। इसके उत्पादन में बहुत कम लागत लगती है और इस फसल में प्रति एकड़ मुनाफा बहुत अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के अरहर उत्पादन का 70% हिस्सा भारत में होता है। अरहर की कीमत के बारे में हम सटीक जानकारी क्यों दे सकते हैं? क्योंकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 70% अरहर भारत में उत्पादित होती है और 70% कंजम्पशन यानी उपभोग भी भारत में ही 70% होता है। इसलिए यदि भारत में अरहर कम उत्पादित होती है तो निश्चित कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर भारत में अरहर ज्यादा उत्पादित होती है तो कीमतें कम हो सकती हैं। इसलिए इन कीमतों के बारे में कहा जा सकता है। सोयाबीन, कपास या अन्य फसलें जो दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फसल ली जाती है, इसलिए इन फसलों के बारे में हमें मूल्य अनुमान देना थोड़ा मुश्किल है। तो आइए सबसे पहले अरहर उत्पाद में गिरावट के कारण पर नजर डालें कि जब मैं कहता हूं कि 15 क्विंटल, 18 क्विंटल, तो कई किसानों को आश्चर्य होता है कि नहीं, ये संभव नहीं है, इतना उत्पादन नहीं हो सकता है। तो उत्पादन कम क्यों होता है? इसके कारण हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहला कारण यह है कि अरहर को मुख्य फसल का ओहदा दिया नहीं जाता। मुख्य फसल विदर्भ और मराठवाड़ा में कहा जाए तो कपास या सोयाबीन। अरहर को काही तो भी कपास में डाल दी, सोयाबीन में डाल दिया। जिस जमीन पर जहां कुछ आता नहीं वहां डाल दिया। आई तो आई, नहीं तो गई। घर में दाल खाने योग्य हो गई तो भी बहुत हुआ। हम अरहर फसल के बारे इस तरह सोचते हैं, उसे मुख्य फसल का ओहदा नहीं देते। यह पहली बात है। दूसरी, विल्ट, शाखा विल्ट और स्टेम कंकर जैसी रोग जो है अरहर में, विल्ट, यह सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 2-3 वर्षों में शाखा विल्ट एक बड़ी समस्या रही है, स्टेम कंकर भी एक बड़ी समस्या रही है। बीज चुनते समय हम भ्रमित हो जाते हैं। पारंपरिक रोपण विधि, शाखाओं की संख्या को ध्यान में न रखते हुए जिस प्रकार हम अरहर लगाते हैं,
अधिकांश किसानों के अरहर के पौधे यह सीधे बढ़ते हैं और सीधे बढ़कर एक तरफ 4-5 शाखाएं और दूसरी तरफ 4-5 शाखाएं, इस तरह केवल 10-12 शाखाएं, अधिक से अधिक 15-20 शाखाएं होती हैं। जितनी अधिक शाखाएं उतनी अधिक उपज। अरहर के लिए हमेशा यह एक लाइन जो हमें जीवन भर याद रखना चाहिए वह यह है कि जितनी अधिक शाखाएं उतना अधिक उत्पादन। इसीलिए शाखाओं की संख्या बढ़ाने के लिए हमें जो करने की जरूरत है वह करना, यही उत्पादन को बढ़ाना है। वर्तमान में हम जिस पारंपरिक तरीके से अरहर लगाते हैं उसमें अरहर की शाखाओं की संख्या कम होती है और कम शाखाओं का मतलब कम उपज होता है। जितनी अधिक शाखाएं उतनी अधिक उपज। पारंपरिक रोपण विधि है, शाखाओं की संख्या की उपेक्षा है। बेमौसम बारिश और कोहरा, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस साल बहुत बारिश हुई। ठीक उसी समय बारिश हुई जब अरहर में फूल आए। कोहरा छाया, सारे फूल झड़ गए। इस कारण से भी उत्पादन में कमी आती है। निराई गुदाई में या पानी प्रबंधन में गलती से भी उपज कम हो सकती है। छिड़काव प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम सटीक छिड़काव, यदि 3 चरणों में 3 छिड़काव करते हैं तो हम अरहर के उपज को 25 से 40% तक बढ़ा सकते हैं। यदि सिर्फ छिड़काव में सटीकता हो तो, यानी हम सिर्फ कृमिनाशक का ही छिड़काव करते हैं, लेकिन यदि हम कृमिनाशक के स्थान पर उसके साथ हम कुछ टॉनिक लेते हैं या कुछ घुलनशील उर्वरक भी साथ में लें तो हमारा उत्पादन 25 से 40% तक बढ़ सकता है। तो हम इन सभी मुद्दों को देखने जा रहे हैं। अब आइए बीज से शुरुआत करें। संभवतः घर में उगाए गए बीजों के प्रयोग से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अरहर एक ऑप्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। इसका मतलब है, मान लीजिए कि आपने एक किस्म 716 लगाते हैं, उसके बगल में आपने चारू लगाई, उसके बगल में 736 है, कोई मारुति लगाता है, तो इन फूल में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है और इसलिए घरेलू बीज की आनुवंशिक शुद्धता जितनी होनी चाहिए उतनी रहती नहीं। आप निश्चित रूप से घर में उगाए गए बीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तब अगर आप अपने खेत के आधे किलोमीटर के दायरे में एक ही किस्म जो आपने लगाई है और वही किस्म आसपास के सभी किसानों द्वारा लगाई जाती है, तो या आपने अरहर लगा रखी है और अगर आसपास के आधा किलोमीटर के दायरे में अरहर की फसल यदि नहीं है तो आप निश्चित रूप से उन बीजों का उपयोग घर पर कर सकते हैं। जेनेटिक प्योरिटी, आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए अरहर में आइसोलेशन की जो दूरी है वह आधा किलोमीटर तक होनी चाहिए। इसलिए यदि संभव हो तो घर में उगाए गए बीजों का उपयोग न करें। यदि उपलब्ध हो तो बूस्टर 716, 711 गोदावरी किस्म को चुनें। तो फिर अरहर ये एक आशावादी फसल कैसी है? देखिए, हम इसे आशावादी फसल क्यों कहते हैं। उचित प्रबंधन और प्रकृति के योग्य सहयोग से प्रति एकड़ 15 क्विंटल से अधिक उत्पादन संभव है। यदि प्रबंधन सही हो और प्रकृति का थोड़ा सहयोग मिले तो हम 15 क्विंटल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कम उत्पादन लागत। अरहर को खर्चा ही कितना लगता है? बीज के लिए 200-400 रुपये, खाद के लिए 1000-1200 रुपये, खरपतवार नाशक के लिए 300-400 रुपये और छिड़काव के लिए 1000-1500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि स्थूल मन से इस लागत को समझ ले तो यह अन्य फसलों की तुलना में न्यूनतम है। इसलिए अरहर एक आशावादी फसल है। जमीन अरहर के लिए अधिमानतः भारी मिट्टी ही चुनें। यदि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है तो आप मध्यम मिट्टी में भी अरहर लगा सकते हैं। यदि संभव हो तो हल्की मिट्टी में अरहर न लगाएं। इसका कारण, अरहर को फूल में पानी देने से फूल झड़ जाते हैं। हल्की मिट्टी में हम पानी देते रहते हैं। अगर बागवानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो फूल की फलियां नहीं बनती हैं, पानी का तनाव गिरता है और पानी देने पर फूल झड़ जाते हैं। इसीलिए अरहर को भारी मिट्टी या मध्यम मिट्टी में अरहर को लगाना बेहतर रहेगा। रोपण अवधि, आप खरीफ में 1 जून से 15 जुलाई तक कभी भी अरहर लगा सकते हैं और 15 जुलाई से 15 अगस्त तक हम उसे अर्धरबी कहते हैं। कुछ तेलंगाना के आदिलाबाद या आपके अपने महाराष्ट्र के नांदेड़ जैसे कुछ क्षेत्रों में कुछ किसानों ने सोयाबीन की कटाई के बाद भी अरहर के साथ प्रयोग किए हैं। उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि उत्पाद अच्छा है, कुछ कहते हैं कि उत्पाद अच्छा है लेकिन लागत अधिक लग गई। इस साल अच्छे बाजार भाव के कारण जम गया, तो उस पर भी हमारी स्टडी चल रही है। क्या अरहर को रब्बी में लिया जा सकता है? कितना लेना है वह हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो अब हम खरीफ के अरहर पर नजर डालते हैं। अब सही किस्म और उनकी विशेषताएं। यदि आप अरहर को देखें तो अरहर 2 प्रकार की होती है, लाल अरहर और सफेद अरहर। इनमें लाल अरहर में BSMR 736, BDN 716, मारुति, PKV, तारा, आशा, विपुला शामिल हैं। उसके बाद राजेश्वरी आदि कृषि विश्वविद्यालय की कई उन्नत किस्में हैं। इन 736 किस्मों में से अब काफी इन सभी 736 किस्मों को देखें। मारुति और आशा किस्मों को कई साल पहले उनके द्वारा नोटिफाइड किया गया था
तो अब उनमें से कुछ को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्पादन क्षमता, आशा में अब अच्छी उत्पादन क्षमता है लेकिन देर से आती है, इसलिए इसके कोहरे में पकड़े जाने की अधिक संभावना है। मारुति अच्छी थी, अब तक वह जल्दी आने वाली किस्म थी, लेकिन उसमें विल्ट और बांझपन बहुत अधिक था। 736 अच्छी थी, लेकिन इसकी उत्पादकता में गिरावट आई है और विपुला और तारा के पास ज्यादा उत्पादन क्षमता नहीं है। यदि हम इसमें सबसे अच्छा विकल्प चुनते हैं तो हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लाल अरहर में BDN 716 सबसे अच्छी किस्म है। उन्नत किस्मों में हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कृषि विश्वविद्यालय की किस्मों में BDN 716 यह एक अच्छी किस्म है, सर्वोत्कृष्ट। जो भी कुछ उन्नत किस्म, इनमें सर्वोत्कृष्ट किस्म BDN 716 है। कुछ संशोधित किस्में भी हैं, जैसे अंकुर की चारू या कावेरी की संपदा या निर्मल सीड्स की दूरवा, दफ्तरी की 48 है। इनमें से कुछ विश्वविद्यालय की उन्नत किस्म और निजी कंपनियों द्वारा अनुसंधानित किस्में भी बाजार में उपलब्ध हैं। अब आइए BDN 716 की विशेषताओं पर नजर डालें, क्योंकि यह इस समय लाल अरहर में यकीनन सबसे अच्छी नस्ल है। 165-170 दिन की अवधि है। लाल रंग, महाराष्ट्र में इसकी अनुशंसा की जाती है। 716 किस्म में विल्ट और बांझ रोग कम आता है। यह मध्यम देर से पकने वाली किस्म है। शाखाओं की संख्या अधिक है। दाल की गुणवत्ता अच्छी है और यदि आपको यह मिलती है तो आप संभवतः बूस्टर की 716 बीज खरीदना चाहिए, जो कि बूस्टर BDN 716 है। यदि आपको यह मिलता है तो जरूर ले। इसकी आनुवंशिक शुद्धता अच्छी है और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ट्राइकोडर्मा पैकेट इसके साथ दिया जाता है। हमने एक प्लास्टिक बैग में ट्राइकोडर्मा का 10 ग्राम का पैकेट संलग्न किया है साथ में, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्राइकोडर्मा यह अत्यधिक प्रभावी, विल्ट को रोकने के लिए एक बहुत ही प्रभावी जैविक कवकनाशी है। आपको इसे बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, या आपको बाजार में ट्राइकोडर्मा से 10 गुना अधिक शक्तिशाली और वेटेबल पाउडर जो हम 100-125 रुपए किलो से लेते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा, यानी 1 किलो की बराबरी ये 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा आपका अरहर के पैकेट के साथ दिया हुआ करेगा। इसलिए यदि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं तो अधिमानतः बूस्टर तूर 716 लें या सफेद नस्ल में BDN 711 लें। गोदावरी है, खड़का है, BSMR 853 है, लेकिन इन 4 में से ये 2 किस्में अच्छी किस्में हैं। 711 की विशेषता अगर देखी जाए तो यह है कि यह 150 से 155 दिनों में आती है। यह सफेद रंग की होती है। मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र में इसकी अनुशंसा की जाती है। यह कम समय में आने वाली किस्म है। यह आमतौर पर 716 लाल अरहर या गोदावरी से 10 दिन पहले होता है। इसकी कटाई एक ही समय में की जाती है। यदि आप दूसरी फसल लेना चाहते हैं और जल्द आने वाली अरहर चाहते हैं तो BDN 711 यह एक अच्छी किस्म है। सकी उपज क्षमता थोड़ी कम है, लेकिन यह जल्दी पकने वाली किस्म के रूप में लोकप्रिय है। इसके बाद गोदावरी BDN 2013-41 सफेद अरहर की एक बहुत अच्छी किस्म है। इसकी उपज क्षमता भी अधिक है। यह विल्ट रोग, शाखा विल्ट रोग, फाइटोप्थेरा के प्रति कम संवेदनशील है, बांझ रोग के प्रति भी। यह विल्ट रोग, शाखा विल्ट रोग, फाइटोप्थेरा के प्रति कम संवेदनशील है, बांझ रोग के प्रति भी सहनशील है और उपज क्षमता भी इस किस्म की अच्छी है। हालांकि इसकी अवधि 711 से 10-12 दिन देर से आने वाली किस्म है, लेकिन इस किस्म की उपज क्षमता अच्छी है। इसके साथ ही आपके पास यह ट्राइकोडर्मा होगा, जो बूस्टर बीज के साथ दिया जाने वाला ट्राइकोडर्मा है, और उस ट्राइकोडर्मा में 10 ग्राम पानी में 10 मिलीलीटर पानी मिलाएं, 1 किलो बीज पर लगाएं। यदि आप बीजोपचार करेंगे तो उनमें विल्ट पर कम से कम 50% नियंत्रण रहेगा। तो यह किस्मों के बारे में है। अब बीज प्रसंस्करण क्यों करें? विल्ट रोग से बचाव के लिए। शाखा विल्ट को रोका जा सकता है, स्टेम कैंकर को भी प्रतिरोधी होता है, इसलिए बीज प्रसंस्करण हर किसान को करना चाहिए। यदि बूस्टर बीज लिया जाता है तो उसके साथ ट्राइकोडर्मा भी दिया जाता है। मान लीजिए कि आपने बूस्टर बीज नहीं लिया है, यदि आपके पास घरेलू बीज या अन्य कंपनी का बीज है तो आप ट्राइकोडर्मा को बाजार में ट्राइकोबूस्ट DX के नाम से प्राप्त कर सकते हैं। डेक्सट्रोज फॉर्म का मतलब है 100% घुलनशील, तो आप इसे उस पर लगाएं। हालांकि मैं अरहर के लिए रासायनिक कवकनाशी बीज उपचार की अनुशंसा नहीं करता, क्योंकि यह लंबे समय तक नहीं चलता है। जैविक कवकनाशी ट्राइकोडर्मा में WP वेटेबल पाउडर भी शामिल है। इसमें काउंट कम रहता है। DX ये सबसे अच्छा है। ये पानी में घुल जाता है और यह बीजोपचार के लिए भी आसान है। इसलिए प्रत्येक किसान को ट्राइकोडर्मा बीजोपचार, इससे विल्ट, शाखामर, तने में गांठ, स्टेम कैंकर को रोकता है। PSB यानी फॉस्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया भी ट्राइकोडर्मा अच्छा काम करता है। इसलिए प्रत्येक किसान को ट्राइकोडर्मा बीजोपचार अवश्य करनी चाहिए।
अगर बूस्टर बीज लेते हैं तो उसके साथ 10 ग्राम की थैली होती है और उसमें 10 मिलीलीटर पानी मिलाकर लगाएं। अन्यथा अलग बीज होने बाजार में ट्राइकोबूस्ट डीएक्स डेक्सट्रोज रूप में आपको मिलेगा। ट्राइकोडर्मा पूरी तरह से पानी में घुलनशील है, इसमें पानी मिलाएं। 10 से 20 ग्राम प्रति किलो आप इस ट्राइकोडर्मा ट्राइकोबूस्ट डीएक्स को लगाएं। इसे लगाने से क्या फायदा? पानी में पूरी तरह घुलनशील, 10 गुना ज्यादा असरदार वेटेबल पाउडर जो पानी में नहीं घुलता, जो हम पहले दे रहे थे, वह ट्राइकोडर्मा या यूनिवर्सिटी का जो मिलता है या कई कंपनियां हैं महाबीज का मिलता है, वह वेटेबल पाउडर है। यह पूरी तरह से पानी में घुलनशील, घुलता नहीं है और इसकी लेयर भी बनती है और इसकी क्षमता और संख्या भी कम है। इसलिए डेक्साट्रोज फॉर्म का उपयोग करें, 10 गुना अधिक प्रभावी, जल्दी लागू होता है और उपयोग में आसान ट्राइकोडर्मा है। इसलिए यदि बीज कहीं और से ले रहे हैं तो बाजार से ट्राइकोडर्मा खरीदें और बीज प्रसंस्करण अवश्य करें। बीज को ट्राइकोडर्मा से उपचारित किए बिना अरहर की बुवाई न करें। बीज प्रसंस्करण कैसे करें, इस पर वीडियो देखें। नमस्कार किसान भाइयों, अब हम देखने वाले हैं अरहर फसल में बीजोपचार का महत्व। तो बीजोपचार का क्या महत्व है? तो अरहर के फसल में रासायनिक कवकनाशी की जगह जैविक कवकनाशी का उपयोग करें। जैविक कवकनाशी में ट्राइकोडर्मा अमृत जैसा काम करता है। ट्राइकोडर्मा से क्या होता है? तो उससे अरहर में आने वाला विल्ट रोग यानी फुजरियम विल्ट, साथ में शाखा विल्ट यानी फाइटोप्थेरा ब्लाइट पर प्रभावशाली नियंत्रण करता है। अगर आप बूस्टर कंपनी का अरहर लेते हो तो उसके साथ 10 ग्राम ट्राइकोबूस्ट डीएक्स का पैकेट दिया है। ट्राइकोबूस्ट डीएक्स की सिफारिश इसलिए की गई क्योंकि यह डेक्सट्रोज फॉर्म में रहता है। यह 100% पानी में घुलता है। साधारण ट्राइकोडर्मा से कई अधिक प्रभावी नियंत्रण देने वाला है। अगर आप बूस्टर बीज लेते हो तो ट्राइकोबूस्ट डीएक्स का पैकेट बैंक के साथ मिलता है, परंतु आप अगर घरेलू बीजों का उपयोग कर रहे हो तो मार्केट से ट्राइकोडर्मा खरीदकर बीजोपचार कर सकते हैं। अब हम अरहर बीजोपचार प्रात्यक्षिक देखने वाले हैं। यह ट्राइकोबूस्ट डीएक्स का पैकेट है। आपने प्रति किलो बीजों के लिए 10 ग्राम ट्राइकोबूस्ट डीएक्स साथ में 10 मिलीलीटर पानी में मिक्स करके बीजों को बीजोपचार करें। हमने 10 ग्राम ट्राइकोबूस्ट डीएक्स का पाउडर लिया है, उसमें 10 मिलीलीटर पानी डालिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इस तरह बीजों को ट्राइकोबूस्ट डीएक्स का घोल लगाने के बाद आप बीजों को छाया में बिखेर कर उसे सूखने दें। बाद में आप उसे बुवाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कीटनाशक का उपयोग करना है तो रिहांश 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीजों को लगा सकते हैं। धन्यवाद। किसानों ने ट्राइकोडर्मा का बीज उपचार जरूर करना चाहिए। यह सरल बीज उपचार है और ज्यादा समय नहीं लगता है। बीज को आधे घंटे तक दवा लगाने के बाद अगर हमने इसे छाया में या हवा में सुखाकर रख देने के तुरंत बाद ही बुवाई कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाखाओं की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। हम जब ट्रेडिशनल तरीके से बुवाई करते हैं, हम जब सोयाबीन अरहर बुवाई करते हैं, तब जितनी सोयाबीन बढ़ाती है उतनी अरहर बढ़ाती है, उसको शाखाएं नहीं आती। जैसा कि मैंने पहले कहा, जितनी अधिक शाखाएं उतना अधिक उत्पादन। लेकिन जिस तरह से हम सोयाबीन अरहर बोते हैं, सोयाबीन की वृद्धि रुकने के बाद अरहर को शाखाएं आती है। यानी आमतौर पर एक तना ही 2-2.5 फीट तक ही बढ़ता है और सोयाबीन की वृद्धि के बाद ही अरहर को शाखाएं आती है। यानी ऊपर 2-2.5 फीट से शाखाएं आने के बाद अर्थात शाखाओं की संख्या कम हो जाती है। यदि नीचे से शाखाएं हों तो शाखाओं की संख्या बढ़ जाती है और नीचे से शाखाओं की संख्या बढ़ाने के लिए हमें व्हाइट गोल्ड विधि को अपनाना होगा। तो अरहर में अंतर कितना होना चाहिए? तो यह किस बात पर निर्भर करता है? तो वह भूमि प्रकार और उसकी सुपीकता, किस्मों की विशेषताएं, किस्मों के बढ़ोतरी का प्रकार, सिंचन सुविधा, अन्न द्रव्य प्रबंधन, निराई गुदाई और कीट एवं रोग प्रबंधन,
इन सभी बातों से अरहर में अंतर कितना होना चाहिए यह निर्भर करता है। यानी भूमि अगर भारी है और वहां ग्रोथ ज्यादा है तो वह दूरी ज्यादा रखें। भूमि हल्की या मध्यम होने पर दो पंक्तियों के बीच की दूरी कम रखें। बुवाई अंतर, प्रति एक अध्यक्ष पौधों की संख्या, शाखाओं की संख्या, एकूण उत्पादन, सिंचाई प्रबंधन, यह बातें दूरी मायने रखती है। अब व्हाइट गोल्ड अरहर बुवाई विधि में उचित दूरी क्या है? अरहर के अलग अलग रोपण विधि है। सिर्फ अरहर रोपण विधि, उसमें एक ही फसल रहती है। दूसरा, समान अंतर पर अरहर रोपण विधि, दो पंक्तियों में अरहर रोपण विधि। इंटरक्रॉप अरहर रोपण विधि, यानी कोई अरहर में सोयाबीन बोता है तो कोई मूंग बोता है, कोई उड़ीद बोता है, तो इसे कहते हैं इंटरक्रॉप अरहर रोपण विधि। इस प्रकार से अलग अलग बुवाई विधि है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। एक बार आप रोपण की विधि समझ जाएंगे, आपके ध्यान में आ गया तो 50% सफलता आपके पास आ जाएगी। एक बार रोपण अच्छे तरीके से हो गया। आपकी अरहर नीचे से शाखाएं क्यों नहीं करती है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपकी अरहर सीधी क्यों बढ़ती है, शाखा क्यों नहीं करती? क्योंकि पारंपरिक विधि में यदि आप सोयाबीन अरहर बोते हैं तो सोयाबीन अरहर में आपका अंतर जो है, दो पंक्तियों के बीच की दूरी जो होती है वह सोयाबीन का 1.5 फीट का रहता है। आमतौर पर किसी का 16 इंच, 17, 18 इंच। तो अरहर को नीचे से शाखाएं करने के लिए नीचे से कम तने से 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। यानी 2 फीट के अंदर कोई भी फसल अगर बोई जाती है तो अरहर का पौधा नीचे से शाखाएं नहीं करता है। इसके लिए कम से कम 2 फीट का दूरी आवश्यक है। कम से कम आप 2.5 फीट भी रख सकते हैं, 3 फीट की दूरी भी रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अरहर की पंक्ति से दूसरी पंक्ति तक की दूरी कम से कम 2 फीट की होनी चाहिए। 2.5 या 3 फीट भी हुई तो भी चलेगी, या दूरी के दोनों ओर से अगर एक एक पंक्ति दूसरे फसल की अगर बोई नहीं जाती है तो फिर आप वहां दूरी 2 के बजाय 3 फुट भी रख सकते हैं, इससे भी काम बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी अरहर शाखाएं क्यों पैदा नहीं करती? क्योंकि अपने इतनी घनी अरहर का रोपण किया हुआ रहता है कि एक ही जगह 5 से 7 दाने हम डाल देते हैं, वो नहीं चाहिए। एक जगह एक ही दाना डाले, या इतनी गहरी बुवाई करते हैं कि एक एक 2-2 इंच पर ही आपका पौधा आ जाता है, उंगली भी जाने की जगह नहीं रहती, इतनी गहरी बुवाई आप करते हो। इसीलिए अरहर शाखाएं नहीं बनाती। अरहर को शाखाएं बनाने के लिए 2 पंक्तियों में और 2 पौधों में उचित दूरी आवश्यक है। इंटरक्रॉपिंग भी अगर है तो भी इंटरक्रॉपिंग की दूरी उस पंक्ति से कम 2 फीट की दूरी पर होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे सिर्फ अरहर की बुवाई, यानी आपको सिंगल पंक्ति में अरहर लगाना हो तो इधर देखिए 711, ये कम बराती है तो भारी जमीन में दूरी 5 फीट रख सकते हैं, मध्यम जमीन में 4 फीट दूरी रख सकते हैं। 711 किस्म के लिए 716 या गोदावरी ये ज्यादा शाखा करने वाली किस्म है, समय भी ज्यादा लेती है, इसीलिए इसमें आपको मैं कम से कम बोल रहा हूं, मेरा वाक्य ध्यान से सुनिए। कम से कम 6 फीट दूरी रखनी पड़ेगी। भारी जमीन होने पर 7 फीट अंतर भी आप रख सकते हैं, और मध्यम जमीन होने पर 5 फीट की दूरी आप रख सकते हैं। 2 पंक्तियों के बीच की दूरी आपको 5 या 6 फीट आपको रखनी है, और 2 पौधों के बीच की दूरी 1, 1.5 या 2 फीट पर एक एक पौधा रखना है। फोटो को बराबर से देखें, एक जगह एक ही पौधा है, तब 1 फीट पर, 1.5 फीट पर या 2 फीट पर एक ही पौधा होना आवश्यक है। पौधों की दूरी अगर यहां कम होती तो पौधे ने शाखाएं नहीं की होती। इस झाड़ को देखें कितने नीचे से शाखा है, नीचे से 4-5 इंच से ही शाखाएं बनी है, और उसके बाद प्राइमरी शाखा, बाद में सेकेंडरी शाखा, टर्शरी ब्रांचेस, ऐसे एक झाड़ को 250-300 शाखाएं लग सकती है अगर 2 पौधों में और पंक्ति में दूरी उचित राखी जाए तो ये हो गई आपकी सिंगल लाइन विधि या तरीका। और दूसरी विधि है डबल लाइन विधि। ये डबल लाइन विधि यानी 2 लाइन में बुवाई करनी है और तीसरी लाइन खुली छोड़नी होती है, यानी 2 लाइनें जो लगाई है और तीसरी लाइन खुली छोड़ी है, इसे बोलते हैं डबल लाइन विधि। तो यह मध्यम जमीन में हम 4 फीट का अंतर रख सकते हैं और भारी जमीन में 5 फीट का अंतर रख सकते हैं। 4 फीट का अंतर अगर आप रखते हैं तो इन 2 पंक्तियों में अंतर 4 फीट हो जाएगा, मात्र इन 2 लाइन में अंतर 8 फीट हो जाएगा। तो ये 8 फीट की दूरी आपको ज्यादा लगती है, तो उसमें आप सोयाबीन, मूंग या उड़ीद की बुवाई कर सकते हैं। ये फसल लेनी हो तो लीजिए, अगर नहीं तो फूलों के आने का बाद इसे वहीं पर गाड़ ड्रेच दे, इससे जमीन को सेंद्रीय उर्वरक मिल जाएगा।
अगर आप ये फसल लेती भी नहीं है तो इसे गाद गाछ भी अगर दिया तो सेंद्रीय उर्वरक आपके जमीन में तैयार हो सकता है। तो ये हो गई डबल लाइन से बुवाई विधि। इन दो लाइनों में अंतर जो है वो 5 फीट का रहेगा और इन दो लाइन में अंतर 10 फीट रहेगा। 10 फीट में आप 4 लाइनें सोयाबीन की ले सकते हैं, 4 लाइनें सोयाबीन की ले या उड़ीद मूंग की ले। अगर आपको फसल नहीं लेनी है और उसमें अगर आप मूंग बोते हो और फूलों के आने के बाद उसे गाड़ देते हो तो उसका जैविक उर्वरक आपको मिलेगा। सोयाबीन का भी जैविक उर्वरक तैयार होता है। चवली, मूंग या सोयाबीन, इनका जैविक उर्वरक आप तैयार कर सकते हो। बड़े क्षेत्रफल वाले जो किसान हैं ऐसे किसानों के लिए डबल लाइन विधि सही है। 5 फीट की दूरी अगर आपने रखी तो वहां से आप ट्रैक्टर भी चला सकते हैं। पहला, दूसरा छिड़काव भी आप ट्रैक्टर द्वारा कर सकते हैं। तो ये हो गई डबल लाइन से बुवाई विधि। उसके बाद डबल लाइन में देखिए ये 5 फीट, 2 लाइनों में दूरी 5 फीट, बीच में दूरी फिर से 10 फीट, फिर से 2 लाइनों में दूरी 5 फीट, फिर से 10 फीट। अब तीसरी विधि है इंटरक्रॉपिंग विधि। सोयाबीन, उड़ीद या मूंग ऐसे फसल भी हम अरहर में ले सकते हैं। ऐसे समय में अरहर के लाइन से 2 फीट की दूरी छोड़कर बुवाई करें। अब देखिए इधर इधर कम से कम दूरी 2 फीट की है। इस वजह से हम अरहर के डेरे काट सकते हैं। अरहर को नीचे से शाखाएं भी आएंगी और यहाँ कुछ तकलीफ भी नहीं होंगी। 2 फीट का अंतर छोड़कर सोयाबीन की बुवाई करते हो तो अगर 1.5 फीट की दूरी पर है तो डीरे काट नहीं सकते, क्योंकि डीरे अगर काटे तो सोयाबीन अरहर को दबा देगा और अरहर एक बार दब गई तो वह बढ़ेंगी नहीं। इसलिए आपको अगर दूरी सही रखनी हो तो अरहर के लाइन से 2 फीट पर सोयाबीन बोए। अगर नहीं तो अरहर के दोनों बाजू में एक एक लाइन छोड़े, उसमें सोयाबीन न बोए। सिंपल, अरहर के दोनों बाजू में एक एक लाइन अगर हम छोड़ डालते हैं तो शुरुआत में ये खाली जगह ज्यादा लगेगी आपको, परंतु अरहर बाद में नीचे से इतनी शाखाएं निकालेगी कि वहां पर आपका उत्पादन जरूर बढ़ेगा। 2 साइड से एक एक लाइन बंद करें और ये जो लाइन अपने बंद की हुई है उस लाइन में आपने अगर क्यारी बना दी तो क्या होगा, तो उससे अरहर जो है वह बेड पर आ जाएगी और क्यारी बनाने से सोयाबीन भी बेड पर आ जाएगा और आपका बीबीएफ भी आपका हो जाएगा। हम जो सोयाबीन को बीबीएफ करने को बोलते हैं तो इससे बीबीएफ भी होगा, अरहर भी बेड पर आएगा, सोयाबीन भी बेड पर आएगा। इसलिए इस विधि को आपने अगर अपनाया तो ज्यादा फायदा होगा। यहां पर 2 फीट पर भी आप क्यारी बना सकते हैं, पर इसमें ज्यादा अंतर छोड़ने के कारण इसे क्यारी बनना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भाइयों, इन 3 में से कौन सी विधि आपको अपनानी है? तो ये देखिए 5 फीट या 6 फीट 2 लाइनों में दूरी रखिए और एक एक लाइन बोए, या ये डबल लाइन विधि है या इंटरक्रॉपिंग या मिश्र फसल विधि है। इसमें अब आप बुवाई कैसे करोगे? अगर आपका 5 फनों वाला बुवाई यंत्र है, अगर आपका 5 दांतों वाला ट्रैक्टर बुवाई यंत्र है तो क्या करे? पहले लाइन में सोयाबीन ले, दूसरा खाली रखे, तीसरे इसमें अरहर ले, चौथा खाली रखे, 5वें में फिर से सोयाबीन ले। ये आप बोते गए, घूमकर फिर से आने के बाद सोयाबीन के बगल में सोयाबीन की पंक्ति आएगी, यानी 2 लाइनें सोयाबीन की होगी, एक खाली रहेगा, एक अरहर का, फिर से एक खाली रहेगा। इस तरीके से तीसरे दांत में अरहर लीजिए और दूसरा और चौथा खाली छोड़ दे, उसमें सोयाबीन की बुवाई ना करें। और जो खाली रखे हैं उनमें क्यारियां बना लीजिए। इससे आपका बीबीएफ भी होगा, अरहर भी बेड पर आएगा, सोयाबीन भी बेड पर आएगा और अरहर के दोनों बाजू से उचित दूरी भी रखी जाएगी। इस तरह 5 दांतों वाले ट्रैक्टर से, और यही अगर 7 दांतों वाला ट्रैक्टर है तो चौथे दांत पर अरहर ले, तीसरा और 5वां खाली छोड़ दे, और जो खाली छोड़ा जाए वहां पर आप क्यारी बनाए, यानी सोयाबीन की 4 क्यारियां आएगी बेड पर, अरहर भी बेड पर आएगा। इससे आपका बीबीएफ भी होगा। इस तरीके से अरहर आप लगा सकते हैं। यानी 5 दांतों वाले बुवाई यंत्र से देखे, ये 2 लाइन सोयाबीन की हो गई, ये अरहर हो गई, बीच में 2.5 फीट का अंतर छूट जाएगा। 2 पौधे में 1 फीट का अंतर आप रख सकते हैं, इधर भी 2.5 फीट का अंतर छूट जाएगा। अगर 7 दांतों वाला यंत्र है तो 3 और 3 6 लाइनें और अरहर आएगी। इस तरीके से आप, या 2 फीट की दूरी अगर आपको छोड़नी है तो अरहर के बगल में आप बुवाई करते वक्त ऐसे बुवाई करें कि सोयाबीन बोया आपने, बीच में 4 फीट का गीनअप छोड़िए और फिर से सोयाबीन की बुवाई करें, परंतु बुवाई करते समय ड्राइवर परफेक्ट होना चाहिए। बीच में 4 फीट का अंतर छोड़े
और 4 फीट के बीच में, यानी इस लाइन से बराबर 2 फीट पर और इस लाइन से बराबर 2 फीट पर बीच में अरहर आपने बाद में भी लगाई तो भी चल सकता है। सोयाबीन के साथ बुवाई करने की जरूरत नहीं। पहले सोयाबीन बोले, बीच में 4 फीट का गेनअप बनाए और 4 फीट के बीच में बराबर 2 फीट पर अरहर बुवाई कर ले। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें से जो भी आपको तरीका सही लगता है वह अपनाएं। सिर्फ अरहर के बगल में 2 फीट की दूरी छूटनी चाहिए। 2.5-3 फीट छूटा तो और भी सही। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अरहर में विल्ट के कारणों में पहला अहम कारण जलभराव है। जब बहुत अधिक वर्षा होती है तो अरहर के पेड़ उखड़ जाते हैं और मर जाते हैं। यदि छोटे पौधे हों तो वह तुरंत मर जाते हैं। तो पानी किस मिट्टी में जमा होता है? जो जमीनें पानी को थाम कर रखने वाली हैं, जो जमीनें दलदलीय हैं, जिस भूमि में जल निकास ठीक से नहीं होता है, ऐसी भूमि में पानी जमा हो जाता है। इसीलिए यदि आप ऐसी जमीन के लिए अरहर लगाना चाहते हैं तो बेड पर अरहर लगाना बहुत अच्छा रहता है। बेड पर अरहर लगाना सबसे उपयुक्त तरीका है, जो जमीनें दलदलीय हैं ऐसी जमीन में। फिर मान लीजिए कि आप इसमें डबल लाइन में बुवाई करना चाहते हैं। यदि आप 4 फुट करना चाहते हैं तो 4 फुट के बेड बनाएं। 2 बेड पर अरहर लगाए, 1 बेड पर सोयाबीन लगाए। अगर आप 5 फीट करना चाहते हैं तो 2 बेड पर अरहर लगाए, 1 बेड पर 2 से 3 क्यारी में सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। या अगर आपको सिर्फ अरहर ही लगानी है तो 5 या 6 फीट का जो भी अंतर आपको रखना है उस दूरी पर बेड तैयार करें और उसके ऊपरी भाग में अरहर लगाए। क्या होता है बेड पर अरहर लगाने से? जो पानी जमा होकर जमा हो जाता है वह क्यारी में जमा होता है। बेड पर इसकी जड़ें बरकरार रहती हैं और अरहर नहीं मरती। भारी बारिश के कारण, यहां तक कि अधिक पानी के कारण भी अरहर नष्ट नहीं होती है। यह फायदा आपका बेड पर अरहर लगाने से होता है। पानी तो थम कर रखने वाली जमीन और दलदलीय जमीनों पर बेड पर अरहर लगाए। जितना संभव हो सके कपास और अरहर की अंतर फसल न करें। पहले हम कपास अरहर के साथ मिश्रित फसल कर रहे थे, लेकिन पहले जो था वह नॉन बीटी कपास था। इसमें भी 160-170 दिन लग रहे थे। अरहर और कपास साथ में निकलता था। अब क्या हुआ बीटी कपास? इसकी अवधि कम हो गई है, जल्दी कटाई हो जाती है। कपास 130 से 140 दिनों में घर में आ जाती है और अरहर के लिए 155 से 175 से 180 दिन लगते हैं। तो यह 2-3 बातें कपास में अरहर फसल क्यों लेनी नहीं चाहिए। पहली बात, कपास और अरहर की अवधि अलग अलग होती है। दूसरी बात यह है कि जब आप कपास का छिड़काव करते हैं तो अरहर को इसकी आवश्यकता नहीं होती है, और जब आप अरहर को छिड़काव करते हैं तो कपास को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात यह है कि यदि कपास को अगर पानी दिया जाए और अरहर तब फूलों में हो तो अरहर के फूल झड़ जाते हैं, और जब अरहर को पानी देना जरूरी होता है तब कपास को चुन लिया होता है, यानी उसमें बेवजह फुटाव आता है। चौथी बात यह है कि अरहर अगर ज्यादा बरक गई तो कपास के दोनों बाजू एक एक पंक्ति को अरहर दबा देती है। कपास का उत्पादन घट जाता है। इसलिए आपको अगर 10-11 एकदार दियाच में कपास अरहर लगानी हो तो मैं ऐसा कहूंगा कि 8 एकदार दियाच में सिर्फ कपास ही लगाए और 2 एकदार दियाच सिर्फ अरहर लगाए। मैंने कहा है उस विधि से जितना संभव हो सके कपास और अरहर की अंतर फसल न करें। तुरी में उर्वरक प्रबंधन, कौन सा उर्वरक दे? सिर्फ अरहर में देना चाहिए या बुआई के साथ? आप 20-20 लाख 13 या 24 लाख 24 लाख वो 8 दे सकते हैं, या यदि अंतर्वर्तीय फसल है तो वही उर्वरक दें जो सोयाबीन में देते हैं। अरहर को रासायनिक उर्वरकों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ऐसा भी कहूंगा कि अगर देना है तो दो, नहीं तो नहीं भी दिया तो भी चलेगा। अरहर की जड़ प्रणाली बहुत अच्छी होती है, इसलिए अरहर को रासायनिक उर्वरकों से भरपूर लाभ मिला है। ऐसा मेरे ध्यान में तो अभी तक आया नहीं है। देना चाहते हैं तो इसे बुआई के साथ ही दें, या अंतर फसल यदि हम सोयाबीन अरहर बोते हैं और सोयाबीन को प्रति एकड़ 1 बैग उर्वरक जो देते हैं वही अरहर को दिया, तो यदि आप सोयाबीन उगने के बाद लगाना चाहते हैं तो 2423 आयनाक 8 या 20 से 20-13 यह उर्वरक आप सोयाबीन निकलने के बाद आप अरहर को दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी उर्वरक का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगता है तो जो बैक्टीरिया उर्वरक है NPK बूस्ट DX या P बूस्ट के लिफ्ट DX, इसका ड्रेंचिंग अरहर को कर सकते हैं। आमतौर पर 1 महीने के भीतर या NPK बूस्ट DX 2, 2.5 या 3 महीने के भीतर P और के आधा किलो आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। मृदा कीट नियंत्रण, बहुत से किसानों को शिकायत रहती है कि अरहर निकलने के बाद कुछ घोंघे अरहर को खा रहे हैं, कुछ कटवर्म है या कुछ और है। तो इसके लिए आप रासायनिक खाद में किस्टा GRG, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड या दाना फॉर्म में है, क्योंकि वहां कीटनाशक लगाने से ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो रासायनिक उर्वरक में ही आपको किस्टा GR कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 5 किलो घोंघे कटवर्म के नियंत्रण के लिए
उर्वरक के साथ कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड 5 किलोग्राम किस्टा जीआर आप वहां दे सकते हैं। ये किस्टा जीआर है। यदि सोयाबीन पर घोंघे आदि का प्रकोप भी है तो आप बुआई के साथ ही सोयाबीन में किस्टा जीआर उर्वरक के साथ मिक्स करने के बाद मिला सकते हैं। ये दानेदार है, दानेदार रहने के कारण उर्वरक में मिक्स करके चल जाता है। तो इस पद्धति से मृदा कीट नियंत्रण करें। खरपतवार नाशक, अब सोयाबीन के लिए काम करने वाले कई खरपतवार नाशक उड़द, मूंग या तुअर पर भी काम करते हैं, लेकिन यदि आप तुअर में सोयाबीन खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं या यदि तुअर सोयाबीन की मिश्रित फसल है तो आपको उसी मात्रा को कम करना होगा। रकबा जो है खेतों में सोयाबीन खरपतवार नाशक का उपयोग कम करना होगा, या यदि तुअर में 1 एकड़ में सोयाबीन खरपतवार नाशक का उपयोग करना है तो उसे 1.25 एकड़ में उपयोग करना होगा। 1 एकड़ सोयाबीन शाकनाशी का प्रयोग अरहर में 1.25 एकड़ में उपयोग करना होगा। तो अमोनी हमारा डाइक्लोसुलम है जो सोयाबीन और अरहर दोनों में रोपण के 3 दिन के भीतर सोयाबीन के लिए केवल 12.4 ग्राम प्रति एकड़ की सिफारिश की जाती है। यदि अरहर एक अंतर फसल है तो आपको इसे 1.25 एकड़ में उपयोग करना होगा। यदि 1 एकड़ में लगाया जाए तो कुछ तुअर के पौधे जल सकते हैं, इसलिए थोड़े बड़े क्षेत्र में आपको पैराशूट, ओडिसी, शकेत जैसे सोयाबीन शाकनाशी की आवश्यकता हो सकती है। परंतु सोयाबीन के खरपतवार नाशक तुअर में उपयोग करते समय यदि तुअर अंतर फसल है या सिर्फ अरहर फसल है तो 1.25 एकड़ में उपयोग करें। इनमें से क्लोबेन, फ्यूजीफेक्स और एरिस नामक शाकनाशी का प्रयोग अरहर की फसल में नहीं करना चाहिए। यह सोयाबीन के लिए ठीक है, परंतु यदि तुअर अंतर फसल है या सिर्फ अरहर फसल है तो क्लोबेन, फ्यूजीफेक्स और एरिस का उपयोग न करें। आप क्या उपयोग कर सकते हैं? अमोनी का उपयोग कर सकते हैं, परशूट का उपयोग कर सकते हैं, ओडिसी का उपयोग कर सकते हैं, शकेत का उपयोग कर सकते हैं। तुअर सोयाबीन की मिश्रित फसल हो या एकल तुअर फसल हो, आपको इस शाकनाशी को 1 एकड़ सोयाबीन के डोज को तुअर में 1.25 एकड़ दर से लगाना है। यह हुआ शाकनाशी। विरलन या निराई और डीरे छंटाई का समय और महत्व। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें शाखाएं पेड़ के निचले भाग से आना चाहिए। शाखाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। उसके लिए क्या कहा है हमने कि दूरी सही रखे। दूरी के बारे में कहते वक्त शायद एक बात मैं बताना भूल गया, कहां है शायद, लेकिन दोबारा मैं आपको कहूंगा। जब हम बोते हैं तो कई किसान बहुत घनी तौर बोते हैं। अब मैंने 2 पंक्तियों के बीच की दूरी तो बता दी, लेकिन 2 पेड़ों के बीच कितनी दूरी रखनी चाहिए? 2 पेड़ों के बीच 1, 1.25, 2, 2.5 फीट की दूरी रही तो भी ठीक रहती है। बुआई करते समय पतला बोए अथवा रोपण करते समय भी एक एक दाना 1, 4, 6 एक वीत पर डाले। जो बच जाएं उन्हें रख लें और जहां घने हो गए हैं उन्हें उखाड़ दें। 2 पौधों के बीच की दूरी 8-9 इंच से 2 फीट होनी चाहिए। उससे ज्यादा घना या ज्यादा अंतर न रखे। बाकी पौधों को उखाड़ दे यानी निराई करे। जहां घना हो गया वहां निराई कर दे। इसलिए बोते समय बहुत पतला बोएं, या अगर लगा रहे हैं तो 4-6 इंच पर एक एक बीज डालें और 25वें दिन के दौरान जहां पौधे घने हो गए हो वह उखाड़ दे और जो बचा हो उनके डीरे काट दें। 25वें दिन निराई करनी चाहिए। यह हमें जरूर करना है। अब देखो, यह विधि जो है व्हाइट गोल्ड विधि हम पिछले 10 सालों से बता रहे हैं, उसके बारे में ज्यादातर किसान जानते हैं। लेकिन अगर कोई नए किसान हैं जो यह नहीं जानते हैं और अगर आप इस तरह से प्रबंधन करना चाहते हैं तो मैं किसानों को सुझाव दूंगा कि आप पहले अपने परिवार के मन में यह बात बिठा दें कि इससे बेहतर उत्पादन होता है। उन्हें वीडियो दिखाएं या और क्या है, आपको उन्हें ठीक से बताना है। परिवार की अनुमति लेने के बाद ही व्हाइट गोल्ड के पैटर्न में पौधे लगाएं, डीरे काट दें, निराई उसके बाद ही करें। अन्यथा अक्सर ऐसा होता है कि हम परिवार पर भरोसा नहीं करते हैं। जब हम निराई करते हैं तो परिवार हमारा विरोध करता है। जब हम डीरे काटना शुरू करते हैं तो वे हमारा विरोध करते हैं। यदि हम 2 पंक्तियों में अंतर छोड़ते हैं तो विरोध करते हैं और बाहरी लोग हंसते हैं तो वह चलता है, लेकिन परिवार का विरोध हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तो हम परिवार को विश्वास में लेकर इस तरह से अब निराई करते वक्त हम 10 साल से कर रहे हैं। कई किसान कहते हैं, अरे साहब ये परिवार हमारी बात नहीं सुनते, कहते हैं मत करो, लगाकर तो बैठा हूं मगर अब अभी थिनिंग मत करो, ऐसा कहते हैं। आपको पेड़ उखाड़ रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। कुछ भी उलट पुलट चीजें करते हो, तुम्हें भी गालियां और हमें भी गालियां गिरती है। फिर फूल आने तक वे हमें भी गालियां देते रहते हैं। इसलिए परिवार को विश्वास में लें और उन्हें बताएं कि यह तरीका फायदेमंद है। 25 दिनों के दौरान अतिरिक्त पेड़ को उखाड़ देना चाहिए। 2 पेड़ों के बीच की दूरी 1 फुट या 8 से 9 इंच होनी चाहिए। तो काही 1.5 फुट या 1.25-2 फुट रही तो भी चलता है। इस पद्धति से पेड्डेच उखाड़ दाश दे। जो भी पप्पू राच रखा है उसके डीरे काट दे। अब हर 25 दिन में
आमतौर पर 8 से 9 इंच का एक त्वर का पौधा होता था। अगर उसके डीरों की कटिंग की गई तो क्या होगा? जब इसका शीर्ष टूट जाएगा तो यह नीचे से शाखाएं निकाल देगा, बहुत नीचे से शाखाएं जमीन से 4 अंगुल की दूरी से आएंगी। जितनी अधिक शाखाएं उतनी अधिक उपज, और शाखाओं की संख्या बढ़ाए बिना उपज नहीं बढ़ेगी। यदि शीर्ष को काटा जाए तो तुरंत नीचे से शाखाएं आना शुरू हो जाएंगी। पहली डीरे कटिंग 25 दिनों के बाद करनी चाहिए। यदि 3 बार डीरे कटिंग करनी है तो 25, 50, 75, यदि 3 बार संभव ना हो तो 25, 30 दिनों के बाद प्रथम डीरे कटिंग करें और दूसरा 60 दिनों के बाद कटिंग करें। अगर आप 2 बार भी कटिंग करते हैं तो आपको प्रति पेड़ 200, 250 शाखाएं मिलेंगी, ठीक से लगाई गई, निराई की गई और डीरे कटिंग की के हो गया। आपका उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है। यानी ज्यादा से ज्यादा शाखाएं किस वजह से आती है? तो उचित दूरी, 2 पेड़ में 2 पंक्ति में, इसके बाद पौधों को उखादना और डीरे कटिंग, ये 3 चीजें हैं जिसमें सफलता है। 3 बार 25, 50, 75 डीरे कटिंग की विधि। फफूंदनाशी का प्रयोग। यह डीरे कटिंग के लिए यह औजार है। नया डीरे काटने वाली मशीनें आई हैं बाजार में, उनके पीछे एक सेफ गार्ड भी है, यानी कि अगर यह पत्ता टूट भी जाए तो भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस पद्धति से यह मशीन है। क्या यह एक वीडियो है? यह देखो 25 दिन के बाद कैसे डीरे कटिंग करें। यह एक ही पौधा होता है, उसे जिसे उंगलियों से भी कटिंग की जाए तो भी चल जाता है। ऐसी मशीन की कोई जरूरत नहीं है, या फिर आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 50 दिन का वीडियो है। 25 दिन तो देखो, डीरों की कटिंग हुई है, इसमें नीचे से शाखाएं हैं और प्रत्येक पेड़ में 10, 10, 20 शाखाएं हैं, और इसे मानव द्वारा काटना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए हम इसके लिए मशीन का उपयोग कर सकते हैं। एक आदमी एक दिन में 2 एकड़ 3 एकड़ में डीरे कटिंग कर सकता है। जितने डीरे हैं उतने डीरे काट देने चाहिए। 1 इंच 2 इंच, ऊपर से 1 इंच भी अगर डीरे कट जाए तो भी ठीक है। कुछ किसान भाई जिनसे मैं कार्यक्रमों में मिला कहते हैं कि हम हंसिया से सिरों को काटते हैं। हाथ के लंबाई इतना शीर्ष हम काटते हैं, ऐसा बोते हैं, तो वैसा करने की जरूरत नहीं है। 1 इंच डीरे काटे तो भी चलता है। आमतौर पर 75 दिन का यह डीरे कटिंग। देखिए 75 दिनों के बाद जब तने में बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं तो अब उसमें टर्शरी ब्रेनंचेस आ जाती है और इसके कारण शाखाओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इस तरह आप सिरों की कटिंग कर सकते हैं 25, 50, 75। यदि 3 बार यह संभव ना हो तो कम से कम 2 बार करें। यह पहली बार है जब शीर्ष कटिंग करते हैं तो इस तरह से वहां अधिक शाखाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरी बार जब शीर्ष कटिंग करने के बाद देखें कि कितनी शाखाएं बढ़ी हैं, और तीसरी बार शीर्ष कटिंग करने के बाद देखें आपको इस पद्धति का अरहर का झाड़ होना चाहिए। इसी त्वर की एक शाखा यानी हमारा पूरा त्वर का झाड़ है। ऐसा झाड़, इतना तना, कलाई जैसा तना अगर हो और इतनी शाखाएं हो तो 15 से 18 क्विंटल। ये देखो, इस झाड़ को देखो, नीचे से शाखाएं आएंगी जैसे भले की नोक की तरह दिखेंगी। जितनी अधिक शाखाएं उतनी अधिक उपज, तभी आप टूरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। यदि प्रत्येक फसल के बाद बादल छाए रहें तभी फफूंदनाशी का छिड़काव करना चाहिए। यदि 2-3 दिन में बारिश की संभावना नहीं हो तो फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। यदि बादल छाए हों तो ब्लूकार्ड या विम सुपर 40 ग्राम प्रति पंप का छिड़काव कर सकते हैं, शीर्ष पर, सिर्फ शीर्ष पर। अब यह हो गया, यानी खेती की विधि थिनिंग और ग्रबिंग है। अब तूरी पर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? सबसे महत्वपूर्ण बीमारियां हैं मृत्यु, मलकुज, ऐंठन, मोच जैसा कि हम उन्हें कहते हैं। जब पौधे फूल लगने लगते हैं तो मर जाते हैं। इसे विल्ट या जड़ सडज कहा जाता है। अंग्रेजी में फ्यूजेरियम विल्ट और फाइटोप्टेरा ब्लाइट यानी शाखा विल्ट कहा जाता है। तना नीचे हरा होता है और शाखा मर जाती है प्रति एक झाड़। फिर 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद, फिर 8 दिन के बाद पूरा वृक्ष मरा हुआ दिखाई पड़ता है। इसे शाखा विल्ट कहा जाता है। ये 2 बड़ी बीमारियां हैं और किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। इससे आपको यदि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाए तो राहत मिल सकती है। तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग कहां करें? अरहर का पेड़ मरने के विभिन्न कारण हैं। अन्य कारण क्या हैं? इनमें से 2 हैं। लेकिन पानी जमा होने से अरहर मर जाती है, तो मैंने उसके लिए क्या कहा है? जल को धारण करने वाली या दलदली या जमीन में बेड पर ट्वर लगाए। ऐसे ही बुवाई न करे। जल को धारण करने वाली जमीनों में अरहर को बेड पर, और जहां अच्छी तरह से पानी रिश्ता हो वहां पर क्यारी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पानी जमा ना हो तो क्यारी बनाने की जरूरत नहीं है, किंतु जहां जल को धारण करने वाली जमीन है वहां पर बेड पर तुअर लगाए और जड़ डिस दे। और शाखा विल्ट के लिए क्या करें? ये जड़ सडन विल्ट है, चाहे आप इसे जड़ सडन कहें या फ्यूजेरियम विल्ट। जब पौधों में फूल आने लगते हैं तो वे मर जाते हैं।
जब फूल खिलने लगते हैं तो पौधे मर जाते हैं। पेड़ को उखाड़ना आसान होता है क्योंकि जड़ सड़ चुकी होती है और तने को 2 भागों में काटने पर बीच में एक काली रेखा बन जाती है, फफूंद लग जाती है। कई किसानों का यह कहना है कि पेड़ मरने लगे हैं, क्या स्प्रे करें? कुछ अमृत छिड़कने से कोई लाभ नहीं होता। यदि रोग मिट्टी में है तो ऊपर से छिड़काव करने से क्या लाभ? अतः विल्ट रोग का नियंत्रण मिट्टी में किसी चीज के प्रयोग से ही किया जा सकता है। ऊपर से कोई छिड़काव से कोई लाभ नहीं होता। बीमारी होने के बाद उपाय करने से ज्यादा जरूरी है कि बीमारी होने से रोकने के उपाय किए जाएं। इसलिए ऐसे विदर्भ, मराठवाड़ा में लगभग हर खेत में पौधे इस रोग से मर जाते हैं। इसलिए यहां हर किसान को इसका ध्यान रखने की जरूरत है। उसके लिए सबसे पहला उपाय मैंने ट्राइकोडर्मा का बीज उपचार बताया। यदि ट्राइकोडर्मा के लिए बीज उपचार किया जाता है तो रोग को रोकने में आपकी 50% सफलता ट्राइकोडर्मा के लिए बीज उपचार के बाद होगी। यह बहुत आसान है, कम लागत। अगर आप बूस्टर बीज खरीदते हैं तो आपको ट्राइकोडर्मा मुफ्त मिलेगा। एक सरल विधि है। इसके लिए प्रत्येक किसान को ट्राइकोडर्मा बीज का उपचार करना चाहिए। जिन खेतों में विल्ट अधिक हो वहां पर ड्रेंचिंग भी आपको करनी है। जुलाई और सितंबर में जब मिट्टी में अच्छी नमी हो और विल्ट ज्यादा हो, ऐसे खेतों में 2 बार जुलाई या अगस्त में ड्रेंचिंग की जानी चाहिए। बीज उपचार हर किसान द्वारा की जानी चाहिए और आपको ड्रेंचिंग की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है प्रत्येक किसानों ने बीजोपचार करना चाहिए और जहां विल्ट है वहां एक बार ड्रेंचिंग जरूर करें। जिन स्थानों पर चना और तुअर में विल्ट अधिक हो वहां जुलाई एवं सितंबर में 2 बार ड्रेंचिंग करनी चाहिए। यह हो गई फ्यूजेरियम विल्ट। यह फ्यूजेरियम विल्ट है। एक और बीमारी जो मौजूद है वह है शाखा विल्ट। देखो, शाखा पर धब्बे गिरते हैं और ये निशान एक के बाद एक शाखा पर गिरते गए। यह रोग भी मृदा जनित है, इसीलिए इसका छिड़काव करने से भी कोई फायदा नहीं होता है। हमें मिट्टी से आने वाले कवक को नियंत्रित करना होगा। ये रोग आने के पहले ये कवक कब उत्पन्न होता है? ये जड़ें सड़ना कब शुरू होती है? जब पौधा लगाया जाता है तो उसके तुरंत बाद इसकी शुरुआत हो जाती है। हमने जो बीजोपचार इसीलिए करने को कहा है कि शुरुआत में आने वाली जड़ सदी जो है वो न हो, इसीलिए उसे रोकने के लिए बीज प्रक्रिया किया हुआ ट्राइकोडर्मा आपके लिए 1.5 महीने और उसके बाद 2 महीने तक काम करेगा। उसके बाद उसकी शक्ति कम हो गई। जब शक्ति कम हो गई तो आपने फिर से ड्रेंचिंग करना है, फिर 1-2 महीने तक काम चलेगा। यदि बहुत अधिक विल्ट है तो यह अगले 2 महीनों तक काम करेगा, इसलिए आपका पेड़ 6 महीने से 7 महीने तक नहीं मरेगा। इस तरह एक बार फंगस प्रवेश कर जाए तो ट्राइकोडर्मा ज्यादा काम नहीं करता। इसलिए विल्ट आने से पहले ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जरूर करें, ड्रेंचिंग करें। इस फाइटोप्थेरा ब्लाइट के लिए ड्रेंचिंग प्रभावी है और मिट्टी में जहां ट्राइकोडर्मा ड्रेंचिंग पौधों को नहीं मारते हैं, ऐसे जमीनों में ट्राइकोडर्मा से ड्रेंचिंग करते समय स्यूडोमोनास का भी उपयोग करें। हमने इस साल स्यूडोमोनास भी लॉन्च किया है। आप उन मिट्टी में आधा किलोग्राम ट्राइकोबूस्ट डीएक्स और आधा किलोग्राम स्यूडोमोनास डीएक्स का उपयोग कर सकते हैं जहां विल्ट बहुत अधिक है। तो हमें इसी तरह से इस विल्ट पर काबू पाना होगा। रासायनिक फफूंदनाशक विल्ट को काबू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैविक फफूंदनाशक, उसमें भी सिर्फ ट्राइकोडर्मा, यदि आवश्यक हो तो स्यूडोमोनास को साथ ले। ट्राइकोडर्मा में वेटेबल पाउडर नहीं होता है, तो ट्राइकोडर्मा डीएक्स रूप में यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक और रोग आता है। देखिए, सभी पेड़ों पर फूल और फलियां होती हैं, लेकिन बीच में कुछ पेड़ हरे रहते हैं और इसमें न तो फूल आते हैं और न ही फलियां आती हैं। उस रोग को बांझ रोग कहते हैं। ऐसी पत्तियां इसकी पतली पत्तियां बन जाती हैं। वह रोग जो हरे पेड़ को हरे भरे पेड़ जैसा बना देता है बांझ रोग कहलाता है। स्टेरिलिटी मोजेनक जो मारुति है और उस मारुति में या कई अन्य नस्लों में भी यह रोग फैल रहा है। इनमें बीड जिला, अहमदनगर जिला, संभाजी नगर जिला शामिल है। उसके बाद वर्धा, यवतमाल में यह बांझ रोग अधिक पाया जाता है। 711 भी बांझपन का शिकार होने लगा है। तो इसे रोकने के लिए जो इसे फैलाता है वह वायरस है। यह माइट्स, मकड़ियों द्वारा फैलता है और इसे रोकने के लिए आमतौर पर सितंबर माह में आपको कोई सरल उपाय, एक पंप की कीमत 4 रुपए होगी, बस इतना ही सरल उपाय है। आपका सल्फर बूस्ट 30 ग्राम प्रति पंप है। सल्फर WDG एक बहुत अच्छा मकड़ी नाशक है और यह बहुत सस्ता पड़ता है। तो इस सल्फर का छिड़काव सितंबर माह में तौर पर किया जाए तो यदि वे आपके खेत में आते हैं तो उन्हें अवश्य ले जाएं।
रोग की शुरुआत से पहले सितंबर में 30 ग्राम सल्फा बूस्ट का छिड़काव करें। स्टेम कैंसर, तने का कैंसर भी एक बीमारी है। इनमें वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल के कई हिस्सों में तने पर ऐसी गांठ बन जाती है, और यदि गांठ हो और घाव हो और वहां से मोटी हवा भी आती हो तो वह टूट जाता है। इसे स्टेम कैंसर कहा जाता है। इसके लिए आप उस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। ब्लू कार्ड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम प्लस स्टेप्टोसाइक्लिन स्प्रे। इसी प्रकार यदि तने पर धब्बे हों, यदि गांठें हों तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे करें। अभी अरहर में इल्ली प्रबंधन। किसान अरहर का छिड़काव कब करते हैं? अधिकांश किसानों को मैंने देखा कि इल्ली एक अच्छी छोटी उंगली की तरह दिखने लगा, खेत में जाकर नाचने लगा, तब छिड़काव करने के बारे में सोचते हैं। ऐसा मत करो। 2 फसलें अरहर और चना, उस पर 100% कीट आ जाएंगे, तो यदि हम कीट आने और बड़ा नुकसान करने से पहले ही छिड़काव कर दें तो हम उसके नुकसान को रोक सकते हैं। दूसरी बात है, कीटनाशक दवा का छिड़काव तो हम करेंगे कि यदि आप 3 स्प्रे ठीक से देते हैं। फूल आने की शुरुआत, पूर्ण फूल आने और दाना भरने की अवस्था में 3 छिड़काव, और उस अवस्था में यदि आप कीटनाशक के साथ बायोएक्टिव घुलनशील सूक्ष्म पोषक तत्व डालने पर उपज में 25 से 40% की वृद्धि होती है। तो अगर इतना बड़ा फायदा होता है, इसलिए रात गई बात गई, कुछ नहीं, फूल आना शुरू हो गया है, पहला छिड़काव। कीड़े हो या ना हो, मैं जानता हूं कि वहां कीड़े होंगे, हमारी आंखें उन्हें नहीं देख सकती, इसलिए हम स्प्रे नहीं करते। फूल आने पर पहला छिड़काव करें, दूसरा छिड़काव तब करें जब फूल पूरे आ जाएं, और तीसरा छिड़काव तब करें जब दाना भरना शुरू हो जाए। ऐसे ही चने में भी करें, फूल आने पर, बहुत फूल लगने और दाना भरते समय। तो इसमें पत्ती लपेटने वाला कीड़ा है, कुछ नहीं, ये पत्ते के अंदर चला जाता है और पत्ते को ऊपर से लपेट लेता है। हम इसे पौधों के ऊपर ऊपर देखते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करती, अगर बहुत ज्यादा है तो हम उसका छिड़काव करते हैं। थ्रिप्स फुलखिड़ा एक नजरअंदाज कीट है जिसे अब हम अरहर पर बड़ी संख्या में देख रहे हैं। हमें इस पर भी नियंत्रण रखना होगा। मूंगफली छेदक कीट सबसे प्रमुख कीट है। इसका आधा शरीर फली के अंदर होता है, आधा बाहर होता है। यह फलीदार पौधे के दाने को खाता है। फिर फली मक्खी होती है जिसे हम फलीदार मिलीबग कहते हैं, या अगर हम इसे अटका हुआ कहें तो यह फलीदार मक्खी की जड़ थी। फिर वह उसके अंदर अंडा देती है, फिर उसमें एक कोशिका बन जाती है, और अगर 4 या 5 दानों की फली हो, एक दाना 2 दाना आधा खाया हुआ होता है। अपनी सादी भाषा में अरहर सूख जाती है। इस फली को भी नियंत्रित किया गया। एक नया कीट फलियों का रस चूसने वाला कीट भी है। अब हमने नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम बनाया है, और उस कार्यक्रम में हमने वहां के सभी कीटों का ध्यान रखा है। धुआंरी से सुरक्षा, तुरी को सबसे बड़ा डर या खतरा धुएं से है। मानसून की समाप्ति के बाद जो वर्षा होती है, वह वर्षा के बाद आती है धुआंरी। सिर्फ आपके इलाके में ही नहीं, आसपास के इलाके में भी गिरे। बादल हो तो भी दुवारी आती है, और अगर ये दुवारी अरहर की फसल में हो तो भारी नुकसान पहुंचाती है। खेत में अलग अलग जगह धोपान की तरह रखें, उस पर नींबू की शाखाएं, कुछ हरी पत्तियां डालें और आग लगा दें। यह आपके पूरे खेत में फैल जाएगा और दुवारी का असर कम हो जाएगा। अगर आप धोना चाहते हैं तो बस सुबह सुबह कुएं या बोर से ताज़ा पानी लेकर स्प्रे करना है। कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुएं या बोर का पानी जो सुबह का ताज़ा होता है, गर्म पानी होता है, और यदि आप इसे बड़े पंप से स्प्रे करते हैं, भले ही आप इसे 2 या 4 घंटे तक ऊपर की ओर मारते हैं, तो यह आग से बहुत बेहतर होता है किसी भी पिता को धुएं से बचाने के लिए। तो यह एक अच्छा उपाय है जो आप कर सकते हैं। या यदि आपको फफूंदनाशक मिलता है तो 48 घंटों के भीतर फफूंदनाशक का छिड़काव करें। आप इन 3 चीजों में से कौन सा काम कर सकते हैं? जल प्रबंधन, नल में पानी कब डालें? मैं तुमसे कहता हूं जब पानी की कीमत उससे ज्यादा नहीं है। यदि पूर्ण खिलने के दौरान टोरी पर जोर देने के बाद उसे पानी दिया जाता है तो इससे बड़ी मात्रा में फूल झड़ जाते हैं, इसलिए पूर्ण फूल आने के दौरान तोरी को पानी न दें। यदि पानी देना है तो फूल आने की शुरुआत में तुरंत पानी दें, या फूल आने के अंत में जब फलियां खत्म हो जाए, जब सभी फूल खत्म हो जाएं और केवल फलियां बची हों। पूर्ण खिलने के दौरान तुरी को पानी देने से बचें। अरहर में छिड़काव प्रबंधन। अब मैंने पहले ही कहा है कि कीड़ा आने का इंतजार मत करो। अरहर और चने में 3 छिड़काव अवश्य करें।
ऐसी स्थिति में दवा बदलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सितंबर में अपने गरज के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपको छिड़काव करना ही है, जहां आवश्यकता हो वहां पर छिड़काव करें। जिस जगह पे स्टेरिलिटी मोज़ेक बांझपन रोग है वहां पे 15 मिली टॉप सब 40 मिली, और यदि आप सल्फा बूस्ट जो 25 ग्राम लेते हैं तो अरहर की शाखाएं अधिक बढ़ेंगी। यदि कोई कीट छोटा या बड़ा कीड़ा है तो उसे नियंत्रित हो जाएगा, तथा स्टेरिलिटी मोज़ेक बांझपन मोज़ेक जो होता है उस रोग पर भी नियंत्रण होगा। ये पहला छिड़काव जो है, ये कली खिलने के लिए स्प्रे जो हम करते हैं, इसे हम पहली छिड़काव कहते हैं। पांडा सुपर या सरेंडर एक पानी में घुलनशील उर्वरक है, जिसमें कैटरपिलर या रसीले पौधों के लिए 30 मिलीलीटर पांडा सुपर या सरेंडर, कीड़ के लिए रस चूसने वाले कीड़ों के लिए पांडा सुपर या सरेंडर 30 मिली, जेप 10 मिलीलीटर, परिस 12 से 100 ग्राम, ये पेरिस 12 से 1 ये फास्फोरस युक्त पानी में घुलनशील उर्वरक होता है। फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए यह बहुत फायदेमंद है। जेप जो है ये नई कलियों को बढ़ाने के लिए होता है, और इसके साथ जिंक EDTA 20 ग्राम लेना है। जिंक मादा फूलों की संख्या बढ़ाने में लाभकारी है। यहां देखिए, यदि आप केवल कृमिनाशक दवाओं का ही प्रयोग करेंगे तो आपको जो लाभ मिलेगा उससे फूलों की संख्या नहीं बढ़ेगी, कलियों की संख्या नहीं बढ़ेगी, मादा फूलों की संख्या नहीं बढ़ेगी। इसलिए चाहे आप इसे संजीवक कहें या विद्रव्यखत या सूक्ष्म द्रव कहें, यह बहुत फायदेमंद है। सिर्फ कृमिनाशक दवा का प्रयोग न करें, इसे दूसरों के साथ भी प्रयोग करें, आपको बहुत फायदा होगा। झिंग, जेब 12 से 1 सेकंड और कृमिनाशक। तो इस फव्वारे को भूले से भी ना भूले। इसके बाद तीसरा यानी दूसरा फव्वारा पूरी तरह फूल खिल चुके होंगे तब कृमिनाशक दवा में ईमान ले, या फिर हमने एक नया कृमिनाशक पेश किया है, रावड़ी है। मैं कहूंगा कि यहां ईमान की जगह रावड़ी या विटारा प्लस ले, और पहले स्प्रे में हम मादा फूलों की संख्या बढ़ाई। फिर अच्छे परागण के लिए यहां बोरॉन लेना चाहिए। मादा फूल बढ़े, नर फूल कम हुए तो परागण में कठिनाई हो सकती है। हमने मादा फूल क्यों बढ़ाए? जितने अधिक मादा फूल उतनी अधिक संख्या में फलियां। फिर फलियों की संख्या बढ़ाने के लिए मादा फूलों की संख्या बढ़ाई जाती है, लेकिन परागण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए बोरोन 20 ग्राम खाद लें, या आप 5 ग्राम रायबा ले सकते हैं। इससे फूलों की संख्या बढ़ जाएगी, रूपांतरण बेहतर होगा। इससे फूलों को फली में बदलने में मदद मिलेगी। और अगर कोहरा है तो सुखाई ले, और कोहरा बिल्कुल साफ है, वातावरण साफ है और कोहरे की कोई संभावना नहीं है तो सुखाई की जरूरत नहीं है। चौथा, छिड़काव दाना भरने के चरण में हम कृमिनाशक ले सकते हैं, फिर हम वहां पे विटारा प्लस ले सकते हैं। फिर हम सभी प्रकार के लार्वा के लिए विटारा प्लस लेंगे, जिससे इसे लंबे समय तक नियंत्रित किया जा सकता है। भरारी 5 मिली जीसी दाने का आकार वजन बढ़ने में मदद मिल सकती है। और 1345 या बिग बी, अगर खेत में पानी की कमी है तो 1345, और अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो बिग बी। इस विधि से आप चौथा छिड़काव शेड्यूल के अनुसार तीसरा छिड़काव दे सकते हैं। यह छिड़काव प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें आप कुछ भी ना बदले, इसी तरह से आप छिड़काव करें। ऐसे ही छिड़काव प्रबंधन सही हो तो आपका उत्पादन 25 से 40% तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यदि संभव हो तो घरेलू बीजों से बचें। टोकन रोपण के लिए 1 किलोग्राम बीज तथा बुआई के लिए 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। चिबड़ या दलदलीय जमीन पार अरहर बेड पर ही लगाएं, और अरहर में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें। व्हाइट गोल्ड ट्रस्ट अनुसार की गाई अरहर। इसी साल बहुतांश किसानों को अरहर का उत्पादन बहुत ही कम आया है। ये कुछ हद तक कोहरे के कारण हुआ था। अभी ये कोहरे के पहले का फोटो है। इसमें छिड़कावों प्रबंधन, डीरों की कटाई सब हमने उचित पद्धति से की है। अब ये हमारी बूस्टर कंपनी की नई अरहर की जात है। अभी आप ये देखिए, दानों की संख्या 1 से 2 3 4 5 6 से 7 5-7 दानों की ये अरहर की जात है। बूस्टर कंपनी की संशोधित जात है, लेकिन ये बीज अभी उपलब्ध नहीं है। ये आपको 2026 में उपलब्ध होगी। तो जब हम प्रबंधन याचा कार्य बीज की जात याची हो तो आप असीमित उत्पादन ले सकते हैं। तो ये व्हाइट गोल्ड पिंटर्न के अनुसार उगाई गई इस साल की अरहर की फासलम है। मैंने आपको छिड़काव और अरहर की, तो दोस्तों यदि संभव हो तो घरेलू बीजों से बचें। टोकन रोपण के लिए 1 किलोग्राम बीज तथा बुआई के लिए 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। चिबड़ या दलदलीय जमीन पर अरहर बेड पर ही लगाएं, और अरहर में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य करें। व्हाइट गोल्ड ट्रस्ट अनुसार की गाई अरहर। इस साल बहुतांश किसानों को अरहर का उत्पादन बहुत ही कम आया है। यह कुछ हद तक कोहरे के कारण हुआ था। अभी ये कोहरे के पहले का फोटो है। इसमें छिड़काव प्रबंधन, डीरों की कटाई सब हमने उचित पद्धति से की है। अब ये हमारी बूस्टर कंपनी की नई अरहर की जात है। अभी आप ये देखिए, दानों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7
5-7 दानों की ये अरहर की जात है। बूस्टर की ये संशोधित जात है, लेकिन ये बीज उपलब्ध नहीं है। 2026 में ये उपलब्ध होंगे। तो अगर आप प्रबंधन अच्छा करो और जात अच्छी हो तो आप असीमित उत्पादन ले सकते हैं। तो ये व्हाइट गोल्ड ट्रस्ट पैटर्न द्वारा उगाई गई अरहर की इस साल की फसल है। मैंने आपको अरहर का छिड़काव प्रबंधन बताया और यह हुआ आपका पूरा अरहर का प्रबंधन। अरहर एक आशाजनक फसल है और हम चाहते हैं कि अरहर का उत्पादन वास्तविक किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा हो। अरहर कम उत्पादन लागत और प्रति एकड़ अधिकतम मुनाफा वाली फसल है। इसलिए प्रत्येक किसान को अरहर लगाना चाहिए 2 पंक्तियों में 2 पेड़ों के बीच। दूरी रखें, निराई, डीरों की कटाई और छिड़काव प्रबंधन ठीक करें और बाकी के जो छोटे छोटे बातें हमने बताई उस पर भी ध्यान दें। हमारे हजारों किसान प्रति एकड़ 10, 12, 13, 15 टन से ऊपर उत्पादन कर रहे हैं। तो अगर कोई नया किसान देख रहा है तो वो भी अगर हिम्मत नहीं है तो 1-2 एकड़ में प्रयोग करके देखिए कितना मुनाफा मिलता है। जब पहले हम अरहर की डीरों की कटाई करने बोलते थे तो बहुतांश किसान डरते थे। अगर कोई किसान डीरों की कटाई कर भी देता तो बाकी के किसान उस पर हंसते थे। आज हर गांव में 20% से 25% किसान ऊपर से डीरों की कटाई कर देते हैं क्योंकि वे इसके फायदे समझते हैं। तो आप इस तरह से अरहर का उत्पाद ले सकते हैं। खरीफ सीजन की तैयारी में लग जाइए। बिस औषधीय शाकनाशी जल्दी ले ले, भीड़ जल्द ही बढ़ने वाली है। बूस्टर के बीज अगर आपको मार्केट में मिले तो जरूर खरीदिए। इसमें आपको लकी ड्रा कूपन मिलेगा। इसको रजिस्टर करके अवश्य रखें। यदि मुझे विश्वास है कि आप रिकॉर्ड उत्पादन बनाएंगे हमारे दिए हुए अरहर प्रबंधन को लेकर। आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।